Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, यदि आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं SST विषय से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही यदि आप स्कूल व्याख्याता या अन्य किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें यानी कि आपके सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग है, वैदिक काल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे और आने वाले अच्छे एजुकेशनल और मोटिवेशनल जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लीजिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल, स्टुअर्ट पिगट, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, 5-6 सेकंड का समय आपको भी दूंगा, आप भी अनुमान लगाइए कि सही जवाब क्या है। हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ इसका सही जवाब है जॉन मार्शल। जी हाँ दोस्तों, जॉन मार्शल नामक विद्वान ने ही हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। तो यहाँ पर सही जवाब है विकल्प 1 जॉन मार्शल। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का समाज था पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता कह लें या हड़प्पा सभ्यता कह लें तो उस समय का जो समाज था वो कैसा था? तो यहाँ पर 4 विकल्प है दोस्तों, चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है। कौन सा है आप भी अनुमान लगाइए। तो साथ ही यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसका समाज था मातृसत्तात्मक। जी हाँ दोस्तों, मातृशक्ति की उस समय पूजा की जाती थी और मातृ जो शक्ति है उसको बहुत मान सम्मान उस समय दिया जाता था। तो इस तरीके से स्त्रियों का बहुत मान सम्मान उस समय हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इस तरह हमारा जो विकल्प है वो है दूसरा विकल्प यहाँ पर सही जवाब है। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो था मातृसत्तात्मक। इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है? स्टुअर्ट मिल्टन, जॉन मिशेल, स्टुअर्ट पिगट, R.D. बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा विद्वान है जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। उसने कहा है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये विस्तृत साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानियां हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कौन से वो विद्वान हैं जिन्होंने ऐसा कहा है? तो आप भी अनुमान लगाइए साथियों कौन सा जवाब यहाँ पर सही है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही जवाब है विकल्प 3 स्टुअर्ट पिगट। जी हाँ दोस्तों, जो स्टुअर्ट पिगट नामक विद्वान है इन्होंने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस पशु से अपरिचित थे? यहाँ दोस्तों, कौन सा वो पशु है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे? ऊंट, भैंस, बैल, अश्व। यहाँ दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अश्व, जी हाँ दोस्तों, अश्व यानी घोड़े से अपरिचित थे। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 4 यानी कि अश्व। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे कौन से पशु से अपरिचित थे? तो यहाँ पर सही जवाब होगा अश्व। अश्व कहते हैं साथियों घोड़े को। तो इस तरीके से सही जवाब होगा विकल्प 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एकमात्र सिंधु स्थल जहाँ घोड़े की अस्थियां मिली है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला प्रश्न था कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कौन से पशु से अपरिचित थे, तो उसका जवाब भी अश्व था यानी कि घोड़ा था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एकमात्र सिंधु स्थल जहाँ घोड़े की अस्थियां मिली है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो घोड़े की अस्थियां मिली तो विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि ये घोड़े की ही अस्थियां हैं। ऐसा मानकर उन्होंने ये जो बताई है, स्थान बताया है कि इस जगह पर घोड़े की अस्थियां मिली है।
तो साथियों थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न आता है कि कौन से पशु से अपरिचित थे तो उसमें घोड़ा यानी कि अश्व ही होगा सही जवाब। और इसी के साथ यदि पूछा जाए कि एकमात्र सिंधु स्थल जहां घोड़े की अस्थियां मिली है तो इसका सही जवाब क्या होगा? रोपड़, लोथल, सुरकोटड़ा, धोलावीरा। जी हाँ साथियों, 4 विकल्प है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि घोड़े की अस्थियां जहाँ पर मिली है वो है सुरकोटड़ा। यहाँ दोस्तों एकमात्र सिंधु घाटी स्थल, एकमात्र स्थान है जहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली है, वो है विकल्प 3 है कि सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम किस वर्ष पता चला? जी हाँ दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सबसे पहले कब पता चला? 1920, 1921, 1922, 1923। चलिए साथियों अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका सर्वप्रथम पता चला 1921 में। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है 1921। और दयाराम साहनी, जी हाँ दोस्तों, दयाराम साहनी ने इसका पता लगाया था। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता का पता चला। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो सभ्यता का पता किस वर्ष चला? जी हाँ साथियों, इससे पहले वाला प्रश्न था हड़प्पा सभ्यता का। ध्यान दीजिएगा साथियों, इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो था हड़प्पा सभ्यता और उसका पता चला 1921 में। अब बात की जा रही है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसका पता कब चला? 1920, 21, 22, 23। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी इसका पता चला 1922, यानी कि हड़प्पा का 1921 में और मोहनजोदड़ो का 1922 में। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब होगा 1922। और इसका जो पता लगाया वो थे राखलदास बनर्जी। जी हाँ साथियों, कौन थे? राखलदास बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आप याद रखें। और इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता उसका पता लगाया दयाराम साहनी। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी लिपि कौन सी थी? प्रतीकात्मक, बहुचित्रात्मक, वर्णात्मक, संगीतात्मक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बताइए, आप भी अनुमान लगाइए। साथियों वैसे मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। फिर भी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कई विद्वानों ने भावचित्रात्मक माना है। जी हाँ दोस्तों, भावचित्रात्मक मतलब भावों के द्वारा ही उस समय एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान या विनिमय किया जाता था। तो इस तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी लिपि की यदि बात की जाए और भावचित्रात्मक यदि विकल्प में आ जाए तो इसका सही जवाब यही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से इस प्रश्न का कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी तो सही जवाब होगा भावचित्रात्मक। चलिए बढ़ते हैं आगे। जहाज़ों की गोदी के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, लोथल। जी हाँ दोस्तों, जहाज़ों की गोदी कहने का मतलब है कि बंदरगाह जिसे हम कह सकते हैं, तो बंदरगाह के अवशेष कहाँ पर मिले हैं या जहाज़ों की गोदी के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, प्रश्न कैसे भी बन सकता है साथियों। तो इसका सही जवाब क्या है, आप भी अनुमान लगाइए। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, लोथल। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका सही जवाब है लोथल, विकल्प 4। जी हाँ दोस्तों, जहाज़ों की गोदी के अवशेष या बंदरगाह के अवशेष लोथल में मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से सही जवाब होगा विकल्प 4 यानी कि लोथल। लोथल इसका सही जवाब है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी एवं पूर्वी छोर। जी हाँ दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पश्चिमी एवं पूर्वी छोर सुतकांगेडोर एवं आलमगीर क्रमशः किन क्षेत्रों में स्थित है? साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो पश्चिमी जो छोर है वो है सुतकांगेडोर और पूर्वी छोर की बात करें तो वो है आलमगीर। अब ये क्रमशः किन क्षेत्रों में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, बिहार, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान और मध्य प्रदेश। साथियों आप भी अनुमान लगाइएगा कौन सा जो है विकल्प वो सही है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो विकल्प 3 हैं साथियों वो यहाँ पर सही है, यानी कि पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश। ये विकल्प बिल्कुल सही है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका जो पश्चिमी छोर है सुतकांगेडोर वो तो है पाकिस्तान में।
और जो आलमगीर है वो है उत्तर प्रदेश में। जो पूर्वी छोर है आलमगीर, ये है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से जो सवाल है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी एवं पूर्वी छोर सूतकांगेडोर एवं आलमगीर क्रमशः किन क्षेत्रों में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, सूतकांगेडोर पाकिस्तान में है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर मांडा एवं देमाबाद किन राज्यों में स्थित है? पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों यहाँ पर दो सवाल क्लियर होते हैं। एक तो ये कि जो हड़प्पा सभ्यता जो है वो उसका उत्तरी छोर कौन सा है? मांडा, और दक्षिणी छोर है देमाबाद। जी हाँ साथियों, ये आप याद रखिए। तो ये किन राज्यों में स्थित है? चलिए साथियों आप भी अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी छोर है मांडा और देमाबाद, वो है यानी कि उसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। जी हाँ साथियों, विकल्प 2 यहाँ पर सही है, यानी कि उत्तरी छोर मांडा जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी छोर देमाबाद है महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से इसका सही जो जवाब होगा विकल्प 2 जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। कौन सा युग्म है जो असंगत है यानी कि गलत है? हड़प्पा मोंटगोमेरी पाकिस्तान, लोथल अहमदाबाद गुजरात, बनवाली हिम्मतनगर गुजरात, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान। साथियों ये हड़प्पा कालीन जो सभ्यताओं के जो स्थल हैं वो हैं, और इसी के साथ इनके आगे नाम दिए हुए हैं, ये इनके स्थान यानी कौन से क्षेत्र में ये स्थित है। तो साथियों 4 विकल्प है, इनमें से एक विकल्प जो है वो सही नहीं है, असंगत है। चलिए साथियों कौन सा यहाँ पर विकल्प सही है, चलिए आप बताइए, थोड़ा सा अनुमान लगाइए आप भी। मैं आपको 5-6 सेकंड का समय देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हड़प्पा जो है मोंटगोमेरी पाकिस्तान में ही है, यानी कि ये सही है। लोथल अहमदाबाद गुजरात में ही है, यानी कि ये भी सही है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है, यानी कि ये भी सही है। जबकि जो बनवाली है साथियों हिम्मतनगर गुजरात में नहीं है। जो बनवाली है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये बनवाली हरियाणा में है। जी हाँ साथियों, बनवाली हरियाणा में है। इसलिए यहाँ पर यदि बात की जाए तो तीसरा जो विकल्प है वो इस प्रश्न में इसका सही विकल्प है, यानी कि असंगत युग्म की बात करें साथियों, यहाँ पर युग की जगह आप युग्म पढ़िएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, युग्म। तो असंगत युग्म की बात करें तो वो है विकल्प 3, यानी कि बनवाली हिम्मतनगर गुजरात में नहीं है, बल्कि यह हरियाणा में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता थी ताम्र सभ्यता, कांस्य सभ्यता, पाषाण सभ्यता, लौह सभ्यता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? चलिए अनुमान लगाइए आप। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह कांस्य सभ्यता थी। जी हाँ दोस्तों, कांस्य सभ्यता थी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 कांस्य सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाहरी आक्रमण यानी कि आर्यों के आक्रमण को माना है या बताया है? जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, M.R. साहनी, R.L. स्टाइल एंड घोष। जी हाँ साथियों 4 विकल्प हैं, चारों में से कौन सा सही है आप भी अनुमान लगाइए। बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि कौन सा विद्वान है जिन्होंने सिंधु सभ्यता की पतन का कारण माना है कि बाहरी आक्रमण यानी कि आर्यों के द्वारा किया गया आक्रमण ही जो है उसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है, ऐसा कौन से विद्वान ने माना है? साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 गार्डन चाइल्ड। जी हाँ दोस्तों, गार्डन चाइल्ड नामक विद्वान ने ही ऐसा माना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है उसका कारण है बाहरी आक्रमण यानी कि आर्यों के द्वारा किया गया आक्रमण। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2 गार्डन चाइल्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी, कुबड़ वाला बेल व नाग पशुओं में पूजित थे, स्वस्तिक एवं चक्र प्रतीकों की पूजा की जाती थी, मंदिर पूजा का विशेष महत्व
था। साथियों 4 वाक्य यहाँ पर है, चारों में से एक जो कथन है वो गलत है, यानी कि सही नहीं है। कौन सा गलत है, अब आप यहाँ पर अनुमान लगाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे साथियों, वो मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि ये सही है। जो मातृशक्ति जो थी उसकी पूजा करते थे। कुबड़ वाला जो बैल है और साथ ही नाग, ये पशुओं में पूजित थे, यानी कि पशुओं में इनकी पूजा की जाती थी, तो ये भी सही है। बात की जाए स्वस्तिक एवं चक्र प्रतीकों की पूजा उस समय की जाती थी, तो बिल्कुल साथियों उस समय की जाती थी, यानी कि सही है। जो चौथा विकल्प है मंदिर पूजा का विशेष महत्व था, ये साथियों यहाँ पर गलत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं, यानी कि उस समय मंदिर नहीं थे। तो यहाँ पर बात की जाए तो चौथा जो विकल्प है साथियों, ये कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा विकल्प 4, क्योंकि उस समय मंदिर नहीं थे और मंदिर पूजा का किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं था। तो इस तरीके से यहाँ पर विकल्प 4 सही जवाब ठहरता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो 4 वेद हैं, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वेदांत, सूत्र, संहिता, त्रयी। जी हाँ साथियों, चलिए यहाँ पर आप भी अनुमान लगाइए कौन सा विकल्प सही है। तो साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि जो चारों वेद है इनको सम्मिलित रूप से यदि बात की जाए इनको संहिता कहा जाता है। जी हाँ साथियों, क्या कहा जाता है? संहिता। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प 3 हमारा सही जवाब होगा। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3, यानी कि संहिता। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैदिक काल में भिषक शब्द का प्रयोग किस व्यवसाय के लिए किया जाता था? धातुकार, कुम्हार, सूदकार, चिकित्सा। जी हाँ साथियों, जो भिषक एक शब्द है इसका प्रयोग वैदिक काल में कौन से व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जाता था? तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भिषक शब्द है इसका प्रयोग वैदिक काल में चिकित्सा के लिए किया जाता था। जी हाँ साथियों, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है कि वैदिक काल में भिषक शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वो कौन से व्यवसाय के लिए साथियों? चिकित्सा। जी हाँ साथियों, चिकित्सा व्यवसाय के लिए भिषक शब्द का प्रयोग उस समय यानी कि वैदिक काल में किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा वेद गद्य और पद्य में लिखा हुआ है? बहुत सरल प्रश्न है साथियों, ये निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। कौन सा वेद है जो गद्य पद्य में लिखा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ दोस्तों कौन सा वेद है, आप भी बताइए कौन सा वेद है जो गद्य पद्य में लिखा गया है? चलिए साथियों, इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, यजुर्वेद। जी हाँ साथियों, यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जी हाँ साथियों, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता थी शहरी, ग्रामीण, आंचलिक, कस्बाई। यहाँ दोस्तों जो वैदिक सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता साथियों एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी वह साथियों ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल इसकी विपरीत। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। वैदिक काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? प्रधान, मुखी, ग्रामणी, ग्रामधीश। जी हाँ साथियों, जो वैदिक काल है उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो वैदिक काल था उसमें गांव के मुखिया को साथियों ग्रामणी कहा जाता था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3। जी हाँ साथियों, वैदिक काल में जो गांव का मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था, गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3, यानी कि ग्रामणी। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। भारतीय संगीत का मूल है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय संगीत की यदि बात करें तो इसका जो मूल आधार है, मूल है, वो किसे माना गया है, बताया गया है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब जो है
मैं आपको बता दूं सामवेद। जी हाँ साथियों, भारतीय संगीत का मूल यदि हम बात करें तो वो है सामवेद, यानी कि सामवेद को ही भारतीय संगीत का मूल माना गया है। तो यहाँ पर विकल्प 3 इसका सही जवाब है, यानी कि सामवेद इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऋग्वेदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। या दोस्तों जो ऋग्वेदिक काल था उसमें अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि, पशुचारण, व्यापार, धातु। जी हाँ दोस्तों, कि ऋग्वेदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य आधार आखिर क्या था? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि जो वैदिक काल था साथियों वो अभी हमने पढ़ा कि ग्रामीण सभ्यता थी, तो उस आधार पर साथियों ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुचारण। जी हाँ साथियों, कृषि और पशुचारण दोनों उस समय किए जाते थे, लेकिन पशुचारण उस समय मुख्य व्यवसाय था, कृषि गौण था। तो यहाँ पर बात की जाए ऋग्वेदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, ऋग्वेदिक काल की बात की जा रही है साथियों, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार की बात की जाए उस समय की, तो वो था पशुचारण। चलिए पढ़ते हैं आगे। जादू टोने का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जी हाँ साथियों, जादू टोने का उल्लेख कौन से वेद में है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तो यहाँ पर इसका सही जवाब मैं आपको बताऊँ साथियों, जादू टोने का जो उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद में मिलता है। जी हाँ साथियों, जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसमें जादू टोने का उल्लेख हमें मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निम्न में से कौन सी एक राजनीतिक संस्था नहीं थी? सभा, समिति, सभागार, विदत। जी हाँ साथियों, जो वैदिक काल है, वैदिक काल में ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से एक राजनीतिक संस्था नहीं थी। साथियों यहाँ पर आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कौन सा जवाब सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों, 2 प्रश्न यहाँ पर मैं आपके क्लियर करूँगा। वैदिक काल में कौन सी एक राजनीतिक संस्था नहीं थी? साथियों जो सभा है, ये सभा वैदिक काल में एक राजनीतिक संस्था थी, समिति भी एक राजनीतिक संस्था थी, विदत जो थी ये भी एक राजनीतिक संस्था थी, लेकिन जो सभागार है इस नाम की कोई भी राजनीतिक संस्था नहीं थी। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है विकल्प 3। जी हाँ साथियों, जो विकल्प 3 है सभागार, ये इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों कि वैदिक काल में सभा, समिति और विदत ये 3 राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी। और इसमें भी मैं आपको बताऊं साथियों, जो विदत है इसमें स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार थे। जी हाँ साथियों, विदत नाम की जो राजनीतिक संस्था थी इसमें स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार थे। जी हाँ साथियों, यहाँ इसमें स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले हुए थे विदत नाम की संस्था में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाएं थी वो 3 थी, सभा, समिति और विदत। और इसमें विदत जो थी इसमें स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पणि किसे कहा जाता है? यहाँ साथियों वैदिक काल की बात करें तो उसमें एक शब्द हमें मिलता है पणि। पणि ये किसके लिए काम में लिया गया, किसे कहा जाता था उस समय? व्यापारी, पणिहारा, कुम्हार, सूदखोर। यह साथियों बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर आप अनुमान लगाइए कौन सा इसका सही विकल्प है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में पणि जो शब्द है ये व्यापारी के लिए काम में लिया जाता था। जी हाँ साथियों, उस समय जो व्यापार जो लोग करते थे तो व्यापारियों को ही पणि कहा जाता था। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 1 यानी कि व्यापारी। वैदिक काल में पणि जो कहा जाता था वो व्यापारियों को कहा जाता था। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प 1 व्यापारी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क शब्द से क्या अभिप्राय था? जी हाँ साथियों, एक और शब्द है निष्क, ये क्या था? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का और ताम्र हथियार। साथियों निष्क क्या था? 4 विकल्प सामने हैं, आप भी अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि वैदिक काल में जो निष्क जो शब्द है यह काम में लिया जाता था सोने के सिक्के के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो सोने का सिक्का था उसको उस समय यानी कि वैदिक काल में निष्क कहा जाता था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 1 यानी कि सोने का सिक्का। अगला प्रश्न है,
वैदिक काल में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। संग्रहिता, भागदूत, कोष मंत्री, अर्थपति। जी हाँ दोस्तों, वैदिक काल में जो वित्त मंत्री था, जो कर संग्रह करता था, उसको क्या कहा जाता था? साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब क्या होगा? आप भी इसका अनुमान लगाइए। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में जो संग्रहिता है, जी हाँ साथियों, संग्रहिता, इसके लिए जो है कोषाध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों, जो कोषाध्यक्ष होता था उसको संग्रहिता कहा जाता था, ना कि वित्त मंत्री को। साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा इसको। और कोष मंत्री, वित्त मंत्री दोनों भी गलत हैं। साथियों भागदूत इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, जो वित्त मंत्री है उसको उस समय भागदूत कहा जाता था। और इसके साथ ही साथियों वित्त मंत्री जो थे ये कर का संग्रह भी करते थे। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि उस समय यानी कि वैदिक काल में जो वित्त मंत्री था, जो कर का संग्रह भी करता था, उसे भागदूत कहते थे। जबकि संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष यानी कि कोष का अध्यक्ष होता था, उसको तो संग्रहिता कहते थे। लेकिन कर का संग्रह जो करता था और वित्त मंत्री के रूप में जो काम करता था वो था भागदूत। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2, यानी कि वैदिक काल में जो वित्त मंत्री था, जो कर का संग्रह भी करता था, वो था भागदूत, यानी कि उसको भागदूत नाम से जाना जाता था। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। उपनिषद का दूसरा नाम है ऐतरेय, स्मृति, वेदांत, मीमांसा। यह साथियों अच्छा प्रश्न है कि जो उपनिषद है उसका दूसरा नाम क्या है। यह साथियों बहुत आसान सवाल है और इसका जवाब निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। चलिए साथियों बताइए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ। जो उपनिषद है, उपनिषद का दूसरा नाम है साथियों वेदांत। जी हाँ दोस्तों, उपनिषद जिनकी संख्या 108 है। साथियों ध्यान दीजिएगा, उपनिषद की संख्या है 108 और उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि उपनिषद का दूसरा नाम है वेदांत, यानी कि विकल्प 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, अदिति का तात्पर्य किस देवी से है? यानी कि जो अदिति जो शब्द है जो उस समय काम में लिया जाता था वैदिक काल में, तो कौन सी देवी से संबंधित है यह शब्द? मानवीय बुद्धि की देवी, प्रेम की देवी, वन की देवी, सर्वव्यापिनी प्रकृति की देवी। जी हाँ साथियों अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा? अदिति का तात्पर्य किस देवी से है? अदिति साथियों मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में एक देवी की पूजा की जाती थी, अदिति नामक देवी की। तो आखिर अदिति नामक जो देवी थी उसका तात्पर्य क्या है? 4 विकल्प सामने हैं, एक विकल्प सही है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब होगा विकल्प 4। जी हाँ दोस्तों, अदिति का तात्पर्य किस देवी से है? तो उसका सही जवाब होगा विकल्प 4, सर्वव्यापिनी प्रकृति की देवी। यानी कि जो सर्वव्यापिनी प्रकृति की देवी है उसको ही अदिति मानते हुए उस समय पूजा की जाती थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर वैदिक कालीन मुद्रा कहलाती थी पण, निष्क, शतमान, दिनार। या साथियों जो उत्तर वैदिक कालीन मुद्रा थी, मुद्रा क्या कहलाती थी? साथियों बहुत आसान सा जवाब है इसका और ये निश्चित रूप से आप बता पाएंगे क्योंकि इनमें से जो कुछ विकल्प उनके बारे में हम जान चुके हैं। साथियों यदि पण की बात करें तो पण जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं तो ये भी नहीं है। निष्क की बात करें तो ये भी नहीं है, दिनार भी नहीं है। इसका सही जवाब है शतमान। जी हाँ साथियों, उत्तर वैदिक काल में जो मुद्रा थी वह मुद्रा थी शतमान, यानी कि उस समय की जो मुद्रा थी उसे शतमान कहा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान से समझिएगा। वैदिक काल में अमाजू, अमाजू किसे कहा जाता था, किसे कहा गया है? दीर्घकाल तक तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या, पूजा करने की एक विधि, किसी त्योहार पर सभी का एक स्थान पर एकत्रित होना, या सार्वजनिक प्रार्थना स्थल। जी हाँ साथियों 4 विकल्प है, 4 में से एक सही है, बाकी 3 गलत है। वो सही विकल्प कौन सा है ये आप सजेस्ट कीजिए साथियों, अनुमान कीजिए कौन सा सही है। जी हाँ साथियों, वैदिक काल में जो अमाजू शब्द है यानी कि जो अमाजू है वो किसे कहा गया है या किसके लिए काम में ये शब्द लिया गया है? तो साथियों बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है।
यहाँ पर मैं बता दूँ सार्वजनिक प्रार्थना स्थल भी इसका जवाब नहीं है। किसी त्यौहार पर सभी का एक स्थान पर एकत्रित होना ये भी गलत है। पूजा करने की एक विधि भी गलत है साथियों। इसका सही जवाब है एक। जी हाँ दोस्तों, विकल्प एक इसका सही जवाब है। कहने का मतलब कि वैदिक काल में जो अमाजु है वो किसे कहा गया है? दीर्घ काल तक या आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को। जी हाँ दोस्तों, वैदिक काल में जो कन्या दीर्घकाल या आजीवन अविवाहित रहती थी उनको उस समय अमाजु कहा जाता था, यानी कि उनके लिए ये शब्द काम में लिया जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। पशुपति शिव यानी कि आद्य शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, जो पशुपति शिव है, आद्य शिव है, उसकी प्रतिमा कहाँ पर प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सही जवाब क्या होगा इसका? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही विकल्प है नंबर 2 यानी कि मोहनजोदड़ो। जो पशुपति शिव है, आद्य शिव जिसे माना गया है, उसकी प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इसका सही जवाब है विकल्प 2 मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किसकी खेती प्रारंभ करने का श्रेय सिंधु वासियों को जाता है? गेहूँ, जौ, चावल, कपास। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में आ चुका और फिर से कई परीक्षाओं में आने की इसकी संभावनाएं बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, किसकी खेती प्रारंभ करने का श्रेय सिंधु वासियों को जाता है, यानी कि सबसे पहले सिंधु वासियों ने ही इस फसल को उगाना या इस फसल की पैदावार करना शुरू किया था। तो यहाँ पर बात की जाए, 4 विकल्प हमारे सामने हैं, गेहूँ, जौ, चावल, कपास। आखिर कौन सी वो फसल है जिसकी खेती प्रारंभ करने का श्रेय सिंधु वासियों को जाता है? साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका सही जवाब है विकल्प 4। जी हाँ साथियों, कपास। कपास की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय सिंधु वासियों को ही जाता है। जी हाँ साथियों, तो इसका सही जवाब है विकल्प 4 यानी कि कपास। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन नदी सदानीरा का वर्तमान नाम है? व्यास, गंडक, गोमती, झेलम। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वैदिक काल की जो नदी थी सदानीरा, वैदिक काल में या वैदिक युग में सदानीरा नाम की एक नदी थी, उस नदी का आज का क्या नाम है, यानी कि वर्तमान में वो नदी किस नाम से जानी जाती है? जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा ये प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। चलिए आप भी अनुमान लगाइए कौन सा इसका जो है विकल्प सही है। चलिए साथियों आप भी अनुमान लगाइए कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जो नदी थी सदानीरा, उसका वर्तमान नाम है साथियों गंडक। जी हाँ साथियों, जो आज की गंडक नदी है वो वैदिक युग में सदानीरा के नाम से जानी जाती थी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 यानी कि गंडक नदी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उपनिषदों की संख्या मानी गई है। जी हाँ साथियों, जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है? जी हाँ दोस्तों, चलिए बताइएगा। 10, 108, 1028, 18। साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा, जैसा कि इससे पहले भी शायद मैं इसके बारे में बता चुका, उपनिषदों की संख्या की बात करें तो वो है 108। जी हाँ साथियों, जबकि 10 और 128 ये नहीं है और 18 भी नहीं है। इसका सही जवाब होगा 108। जी हाँ साथियों, 10 की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जबकि 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। और इधर 108 की बात करें तो ये है उपनिषद, यानी कि उपनिषदों की संख्या जो है वो मानी गई है 108। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। जी हाँ साथियों, विकल्प 2 इसका सही जवाब है, यानी कि 108 उपनिषदों की संख्या मानी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि, व्यापार, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर बात की जा रही है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो उसका मुख्य आधार था कृषि। जी हाँ साथियों,
सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो थी वो थी कृषि आधारित थी, कृषि पर पूरी तरह निर्भर थी, यानी कि ये रीढ़ या आधार जिसे हम कह सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सोना, लोहा, तांबा, कांस्य। जी हाँ साथियों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उस सभ्यता के लोग कौन सी धातु से अपरिचित थे, यानी कि कौन सी धातु को वो नहीं जानते थे। 4 विकल्प है साथियों, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है आप भी अनुमान लगाइए। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वे लोग लोहा जो धातु है इससे अपरिचित थे। जी हाँ साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा नामक जो धातु थी इससे पूरी तरह से अपरिचित थे। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2 यानी कि लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो उसका सही जवाब होगा लोहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? यह साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य भोजन उस समय क्या था? गेहूं और जौ, चावल और गेहूं और या फिर चावल। जी हाँ साथियों, 4 विकल्प है, कौन सा इनमें से सही है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। जी हाँ साथियों, गेहूं और जौ उस समय के लोगों का प्रमुख या मुख्य भोजन था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 1। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। विकल्प 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, घुड़दौड़, बैलों की दौड़, शतरंज। जी हाँ साथियों, हड़प्पा के जो निवासी थे वो कौन से खेल में रुचि रखते थे, कौन सा खेल सबसे ज़्यादा खेलते थे? 4 विकल्प है, एक विकल्प सही है, कौन सा है आप अनुमान लगाइए। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा के निवासी थे वे कबड्डी में रुचि नहीं रखते थे। घुड़दौड़ की बात करें तो इसमें भी उनकी रुचि नहीं थी। बैलों की दौड़ की यदि बात करें तो इसमें भी उनकी रुचि नहीं थी। जी हाँ साथियों, बचा क्या? विकल्प 4 यानी कि शतरंज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प 4। हड़प्पा के जो निवासी थे किस खेल में उनकी रुचि थी? तो सही जवाब है शतरंज, यानी कि शतरंज के खेल में हड़प्पा के निवासियों की बहुत अधिक रुचि थी। सबसे अधिक खेल शतरंज का उस समय यानी कि हड़प्पा काल में खेला जाता था। तो साथियों सही जवाब होगा विकल्प 4 शतरंज। चलिए अंतिम प्रश्न हमारे आज की इस टेस्ट सीरीज का वो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? जी हाँ साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे कौन से रंग से मिट्टी के बर्तनों को रंगते थे? काला रंग, लाल रंग, गेरुआ रंग, भूरा रंग। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? अनुमान लगाइए साथियों, 4 विकल्प सामने हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, भूरा रंग गलत है, गेरुआ रंग भी गलत है, काला रंग भी गलत है। बचा क्या साथियों? विकल्प 2 यानी कि लाल रंग। जी हाँ साथियों, यहाँ पर यदि बात की जाए तो लाल रंग यानी कि विकल्प 2 सही जवाब है। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2 लाल रंग। साथियों ये था मेरा आज का आप सभी के लिए वीडियो, जिसमें मैंने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।